मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को चुनाव से पहले धर्म रक्षा की चिंता सता रही है। राम और हनुमान जी को लेकर पहले से घिरी कांग्रेस अब धर्म रक्षा यात्रा निकालने वाली है, जिस पर बीजेपी तंज भी कस रही है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर धर्म को आड़ बनाकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के सिर पर कलश और भगवा रंग में रंगी ये तस्वीरें भोपाल में निकली धर्म रक्षा यात्रा की है। ये आयोजन वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल या बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का है। तस्वीरें बताती हैं कि इस बार चुनावों का एजेंडा सिर्फ हिंदुत्व ही रहेगा। कांग्रेस भगवा लेकर जीत के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। दावा किया जा रहा है कि भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये एजेंडा बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। वहीं कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते। ये मंत्री भी नहीं थे, ये कथा और ये भंडारा तब से चल रहा है। राम राज कोई ला सकता है तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी ला सकते हैं। जाहिर है चुनाव से पहले दोनों दल धर्म रक्षक बनने की होड़ में है, जबकि सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी सरीखे मूल मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। तो मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां देखे या ना देखे, लेकिन मुद्दों को जनता तो देख ही रही है। इधर गुना से खबर है, जहां पर आयोजित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में एक युवक ने क्यों हंगामा कर दिया, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। इस दौरान मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई बीजेपी नेता मौजूद थे। दूसरी तरफ 24 मई से बालाघाट में होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के वनवासी राम कथा के आयोजन पर अब विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गुना में आयोजित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की है, जहां मंच पर एक युवक अचानक पहुंच गया और चिल्लाने लगा। सुरक्षाकर्मी उसे उठाकर बाहर लेकर जाने लगे तो वो जयकारे लगाने लगा। युवक को सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है। जिस वक्त हंगामा हुआ, मंच पर सिंधिया और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दोनों मौजूद थे। दूसरी तरफ 24 मई से बालाघाट के भादुकोटा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा का आयोजन विवादों में पड़ गया है। मंत्री रामकिशोर कांवरे के इस आयोजन से आदिवासी समाज खफा है और इसे पेशा एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन भादुकोटा में जो बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे जो सरपंच बिना पैसा वहाँ पैसा ग्राम सभा नहीं हुई और बिना ग्राम सभा के वहाँ पर बुलाया जा रहा है। जो सरकार है और यहाँ जो मंत्री है, जो 23 और 24 तारीख को भादुकोटा में वनवासी राम कथा का आयोजन किया है, उसके विरोध के लिए हम लोग आज यहाँ सारे समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। आदिवासी समाज को वनवासी राम कथा के नाम को लेकर भी आपत्ति है, लिहाजा आयोजन को निरस्त करने की मांग की जा रही है। सीधी सी बात है, हम आदिवासी तो हमारे एरिया में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब से एरिया है और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आदिवासियों के अनुरूप होंगी। हाँ, आयोजन जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन होने वाला है, मैं उसका विरोध करती हूँ। व्यवस्थाओं को लेकर बालाघाट कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन कार्यक्रम पहले से ही विवादों में। ऐसे में आदिवासी समाज की आपत्ति ने प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी। देश भर में चर्चा में रही फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में एक और वजह से भी सुर्खियों में है। सीएम शिवराज ने फिल्म को 6 मई को टैक्स फ्री किया था, मगर बुधवार को वायरल एक आदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश को निरस्त बताया गया है, जिसे अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अफवाह बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आप रिपोर्ट में देखिए। एमपी में फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री है। बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल टैक्स की फ्री निरस्ती का आदेश अफवाह निकला। 6 मई को खुद मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बुधवार को टैक्स फ्री निरस्त करने का आदेश कुछ देर के लिए सरकार के लिए किरकिरी बन गया। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश को अफवाह करार दिया। मेरी प्रार्थना है कि किसी भ्रम में न रहे। केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश के अंदर फ्री कर दिया गया है, वो फ्री है, वो फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने घोषणा की है उसकी। वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार भले ही दावा करे, लेकिन उनके सुशासन को अधिकारियों ने चुनौती दी है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस मूवी को जो एडल्ट सर्टिफिकेट की है उसका टैक्स माफ करते हैं। 2 दिन बाद पुराने आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि एमपी में फिल्म टैक्स फ्री है, लेकिन मंत्रालय से जारी इस आदेश में उप सचिव के हस्ताक्षर फर्जी हैं, तो फिर इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा।
चलिए, इधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया बुधवार को छिंदवाड़ा और बैतूल के दौरे पर पहुंचे। तोगड़िया ने साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं और इसीलिए जिस राज्य की सरकार भी अच्छा काम करती है उसकी वो तारीफ करते हैं। बजरंग दल को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने कहा कि इस संगठन को कोई बैन नहीं कर सकता। अच्छा काम करते उनकी प्रशंसा करना, या शिवराज सिंह जी ने करेंगे ऐसा कहा तो मैंने उसको शुभकामना दी। छिंदवाड़ा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर उठे विवाद पर कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की ताकत किसी में नहीं है। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की तो मैंने स्टैंड लिया कि देश में किसी भी हिंदू संगठन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। प्रवीण तोगड़िया बैतूल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गरीब हिंदुओं के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी, जिसमें 1 लाख घरों में थैलियां बांटकर 1 मुट्ठी अनाज लिया जा रहा है ताकि देश में कोई भूखा न सोए। 1 लाख से ज्यादा घरों में थैली बांटी है। हर रोज खाना बनाने के पहले 1 मुट्ठी अनाज सही गरीब है उनको हर महीने अन्न देने का काम करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर चर्चा में आए संवेदनशील मामले पर लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पैरवी की। इधर ग्वालियर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक नाराज हो गए। उन्होंने 1000 बिस्तर के अस्पताल में आए दिन होने वाली गड़बड़ी पर नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही उन्होंने पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाने के लिए एक बैठक भी ली। ग्वालियर दौरे पर आए सिंधिया ने बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 1000 बिस्तर के अस्पताल में महिला को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बेड शीट में लपेट कर ले जाने पर नाराजगी जताई। करीब 2 घंटे चली बैठक में सिंधिया ट्रैफिक को लेकर भी खासे नाराज दिखे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को ट्रैफिक का विस्तृत प्लान बनाने के लिए कहा है। इसके बाद सिंधिया लाल टिपारा स्थित गौशाला पहुँचे, जहाँ उन्होंने CNG प्लांट की आधारशिला रखी। समीक्षा बैठक में 23 योजनाओं पर तारीख के आधार पर शिलान्यास का समय निर्धारित किया है। सिंधिया ने पुराने और नए बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए बैठक भी ली, जिसे परिचय बैठक कहा जा रहा है। मंडल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और विधानसभा संयोजक, उनके साथ ये बैठक थी। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि परिचय बैठक थी। बिहान जो आया है उसका किस तरीके से ज़्यादा लाभ जनता को मिले, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद पुराने और नए भाजपाइयों के बीच कितना तालमेल बन पाता है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसकी काफी चर्चा आज मध्य प्रदेश में रही। मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग ने पर्वतारोही मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। मेघा ने 2 दिन पहले ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन किया है। वहीं मेघा को हटाने के बाद कांग्रेस अब फैसले पर सवाल भी उठा रही है, तो वहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, जब पर्वतारोही मेघा परमार ने कमलनाथ की मौजूदगी में आयोजित नारी सम्मान योजना के मंच पर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। बस इसी के 3 दिन बाद महिला और बाल विकास विभाग ने मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी से हटा दी। कांग्रेस इसे सरकार की दोहरी मानसिकता बता रही है। वो ब्रांड एम्बेसडर थी महिला एवं बाल विकास विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। तो क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके जो उन्होंने प्रदेश को सम्मान दिलाया था वो कहीं खत्म हो गया? इस सरकार की मानसिक स्थिति पे दया आती है। वहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड पर है, क्योंकि उसके पास मेघा परमार को हटाने का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कोई प्रावधान होते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद या जिस भी वजह से, या उनका कार्यकाल पूरा हो गया हो, टर्म पूरा होना भी एक वजह हो सकती है। जाहिर है चुनाव है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा वाली हस्ती को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। भोपाल में रेत की रॉयल्टी के खेल में रेत के दाम डबल हो गए। गर्मियों के सीजन में 25 रुपए घन फुट बिकने वाली रेत पहली बार 40 से 45 रुपए तक पहुंच चुकी है, और ये सब नर्मदा में रेत खनन में लगी ठेका कंपनी की अवैध रॉयल्टी वसूलने के चलते हो रहा है, जिनके खिलाफ भोपाल के डंपर मालिकों ने मोर्चा खोल दिया है। घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मटेरियल रेत के दामों ने भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमूमन 25 से 27 घन फुट बिकने वाली रेत के दाम 40 से 45 तक पहुंच गए हैं। दरअसल नर्मदा नदी में खनन करने वाली हैदराबाद की पावर मैक मिसर्स कंपनी ने रेत की रॉयल्टी में 70% इजाफा किया है, जिसके खिलाफ डंपर संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। रेत पे चलते हैं उनको जो परिवहन विभाग के जो
टर्म्स एंड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी रॉयल्टी कटे जो नहीं हो पा रही है। एक तरफ ठेका कंपनी की मनमानी जारी है, दूसरी ओर खनिज विभाग और प्रशासन मौन है। कांग्रेस खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन पर ठेका कंपनी से मिली भगत का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं कि रॉयल्टी बढ़ी है। को 80% तक बढ़ा देने का मामला जो है ठेका जिस कंपनी को मिला है उसका संज्ञान में आया है। सख्ती होने की बात आती है तो इस प्रकार की बातें निकल के आती है। इस प्रकार से कोई रॉयल्टी बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ट्रक ऑपरेटर्स को भी घाटा पूरा करने के लिए ओवरलोड सप्लाई करनी पड़ रही है, लिहाजा अब ट्रक ऑपरेटर हड़ताल की तैयारी में है। खरगोन के दसंगा बस हादसे के आरोपी ड्राइवर के बाद अब बस मालिक भी गिरफ्त में आ चुका है। वहीं स्थानीय कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने अस्पतालों में भर्ती घायलों से सीटी स्कैन और इलाज के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ हादसे के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। खरगोन बस हादसे का एक और गुनाहगार पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बस ड्राइवर के बाद आरोपी बस मालिक प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तीसरे आरोपी कंडक्टर की मौत हो चुकी है। हादसे में घायल लोगों का अब भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने घायलों से इलाज के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया। घायलों को देखने आए तो उनसे सीटी स्कैन के नाम से पैसे मांगे जा रहे थे। शवों को पोस्टमार्टम के बाद घर तक भेजने के लिए एम्बुलेंस और 108 के लोगों ने पैसे मांगे। वहीं हादसे के बाद खरगोन पुलिस ने शराब पीकर बस चलाने वालों की जांच शुरू कर दी है। बस स्टैंड पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्राइवर और कंडक्टर की जांच की जा रही है ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना हो। वाहन चालक हैं वो शराब ना पिए, हर व्यक्ति की ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट कर रहा है। पुलिस संदिग्धों का ब्लड सैंपल भी ले रही है ताकि जांच के बाद सख्त कार्रवाई कर सकें। ड्राइवर शराब पिया पाया गया तो मोटर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।